नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से शाम एक किसान कविता के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पिछले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर करने ही वाले थे कि कविता का भावार्थ किया, और अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न तो हो गया था कविता से। दूसरा प्रश्न है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए कि शाम कब से शुरू हुई। तो शाम जैसे सूर्य ढलने लगा, अर्थात उसकी रोशनी और ताप कम होने लगा कि शाम शुरू हो गई, है ना। जब भी शाम को सूर्य की, एक तो सूर्य बहुत तेज़ तपता हुआ था जब तक दोपहर रहती है, जैसे जैसे उसका ताप और रोशनी कम होती है, आप समझ लीजिए कि शाम होना शुरू हो गई। सर्दियों में 5 साढ़े 5 बजे से ही शाम शुरू हो जाती है, तो गर्मियों में 6 साढ़े 6 बजे से सूर्य ढलने लगता है। मैं आज 6:30 बजे छत पर गई सूर्यास्त देखने के लिए ही। सूर्य कम ताप, मतलब ताप कम हो गया था, रोशनी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी वो एकदम चमकता हुआ सफ़ेद था और धीरे धीरे पीला होता हुआ एकदम अस्त हो गया। 6:30 बजे मैं गई और आप 6:55 तक वो अस्त हो गया, और हो सकता है समझ लो आप 6 बजे से सूर्यास्त का समय शुरू हो गया होगा, है ना। तो ख है, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। अगर 6 बजे से शाम ढली है तो 7 बजे तक, मतलब 1 घंटा तो उसमें सूर्यास्त होने में लग ही गया। सूरज डूबने में 1 घंटा लगा। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। इस बीच आसमान में सूर्य के इर्द गिर्द फैलने वाली लालिमा, वैसे तो जो मैंने कल देखा, गर्मी में आसमान में तो इतना कुछ अंदर नज़र नहीं आ रहा था। जो सूर्य था वह एकदम सफ़ेद था और सफ़ेद ही दिख रहा था। फिर मैंने उसके फ़ोटो खींचे तो फ़ोटो में वो जो सूरज था वह पीला पीला दिखा, और अंत में ज़रूर वह लाल होकर के एकदम अस्त हो गया, है ना। धीरे धीरे 2-2 मिनट में उसमें अंतर आ रहा था उसके रंग में, और फिर बाद में एकदम से 6:55 पर वो बिल्कुल अस्त हो गया। आप भी कोशिश कीजिए, अभी शाम को आप छत पर जाइए 6 साढ़े 6 बजे से, और आप देखिए, ताकि कविताओं में जो शाम का या सूर्यास्त का और सूर्योदय का सौंदर्य बताया जाता है, और हकीकत में दोनों में क्या समानता आपको नज़र आती है, वह आप सूर्यास्त का समय देख कर ही तय कर पाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। तो मतलब जब शाम को किसान की कविता में कवि महोदय ने मोर बोला शाम को अचानक से, तो ऐसा लगा जैसे कि किसी ने कहा हो, सुनते हो। जो मोर की आवाज़ थी, जो मोर के स्वर थे, उनका जो लहजा था, वो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने कहा, सुनते हो। कितनी सुंदर कल्पना की कवि महोदय ने। और ऐसे ही इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन पक्षियों की बोली सुनकर आप भी 1-2 शब्दों में बांधिए कि आपको कैसा लगता है कि वो क्या कह रहे हैं। तो जैसे कबूतर जब गुटरगू करता है, वैसे कबूतरों को बोलते हुए कम ही देखा है ना। मैं छत पर दाने डालती हूँ, बहुत आते हैं कबूतर, लेकिन आवाज़ उनकी कम ही सुनी है। लेकिन फिर भी मान लो कबूतर ज़्यादातर चिट्ठी पहुँचाने, संदेश पहुँचाने के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो आप कबूतर की आवाज़ सुनकर आप कह सकते हैं, चिट्ठी आई चिट्ठी आई। कौवा काऊँ काऊँ करता है, तो जैसे पाहुन आए। मैना कहती है अपनी बोली में, बच्चों घर चलो। तोता राम राम कहता है। चील बच नहीं पाएगा। हंस बहुत सुंदर जीवन। ऐसे तो जो उन पक्षियों की मनोवृत्ति है, उसके अनुसार आप शब्द अपने हिसाब से भी आप जो भी सोचना चाहें सोच कर दे सकते हैं। मैंने भी ये कोशिश की कि इन पक्षियों की बोली के हिसाब से और इनकी प्रवृत्ति जैसे हम पढ़ते हैं सुनते हैं उसके अनुसार। ठीक है। अगला प्रश्न है कविता से आगे। पहला, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। तो इस कविता को चित्रित करने के लिए आसमान के लिए, जैसे आसमान का रंग हमें नीला, पीला, लाल, सफ़ेद, भूरा, काला ऐसा बताना होगा, क्योंकि आसमान में सफ़ेद बादल होते हैं, नीले और नीला रंग होता ही है आसमान का, और सूर्यास्त के समय वह लाल पीला होता है, और काले बादल, भूरे भूरे से बादल मंडराते रहते हैं। इसलिए आसमान को चित्रित करने में इन रंगों का प्रयोग करना होगा। सूरज के लिए भी वही पीला, लाल और सफ़ेद, पहाड़ के लिए भूरा, कत्थई, पलाश के लिए लाल, नदी के लिए सफ़ेद और नीला, और भेड़ों के लिए भी मटमैला, सफ़ेद, काला आदि रंगों का प्रयोग करना होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। दूसरा प्रश्न है, शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। शाम के समय पक्षी क्या करते हैं। आपने देखा होगा पक्षी कतारबद्ध होकर आसमान में, कितने सारे पक्षी एक साथ समूह में और कतारबद्ध होकर
बच्चों को पुकारते हुए, चहकते हुए, चहचहाते हुए घोंसलों की ओर लौटते हैं। खिलाड़ी भी खेल खत्म करके अपने घर की ओर लौटते हैं प्रसन्नता से, प्रसन्न मन। फल वाले वो भी सब घर पे लौटना चाहते हैं, तो उस वक्त शीघ्रतापूर्वक फल बेचने का प्रयास करते हैं। माँ बच्चों के घर आने का बेसब्री से इंतज़ार करती है, खाना तैयार करके कि बच्चे आएँ तो खाना खाएं। बच्चे खेलने, ट्यूशन आदि के लिए गए हुए होते हैं। पेड़ पौधे वे भी शाम को शांत होकर स्थिर हो जाते हैं। जैसे दिन भर हवाएं चलती है, दिन भर वो हिलते डुलते रहते हैं, ताप में धूप में झुलसते रहते हैं और शाम को एकदम शांत और स्थिर हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे भी अब आराम करना चाहते हैं। ठीक है, आगे है पेड़ पौधे हो गया। पिताजी जो होते हैं, जो भी सबके पापा जहाँ भी कार्य कर रहे होते हैं, तो आप वहाँ से लौटते हुए बच्चों के लिए कुछ न कुछ उपहार या खाने पीने की चीज़ें खरीदते हुए घर लौटते हैं। किसान ये भी अपने बैलों के साथ, अपने गायों के साथ या बैलों के साथ घर लौटते हैं गीत गाते हुए। बच्चे शाम को, छोटे छोटे बच्चे जैसे शाम को पार्क या बगीचे में जाकर खेलते हैं या खेल करके लौटते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टीवीटी टुट टुट। तो उन्होंने संध्या का जो वर्णन किया है कि संध्या का झुटपुटा, मतलब संध्या में जब धीरे धीरे अंधकार सा छाने लगता है तो उसे बोलते हैं झुटपुटा। झुटपुट, संध्या का झुटपुट जैसे झुटपुटा। और बांसों का झुरमुट, आसपास कहीं बांस होते होंगे एक साथ, बांस के वृक्ष या बांस, तो बांसों का झुरमुट, बांसों का झुंड। बांस एक साथ होते हैं इकट्ठे पास, तो उसे कहेंगे बांसों का झुरमुट। सबके समूह के लिए, झुंड के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है चहक रही चिड़िया, टीवीटी टुट टुट। तो संध्या के समय, संध्या के झुटपुटे में, बांसों के झुरमुट में चिड़ियाएँ चहक रही होती है टीवीटी टुट टुट करते हुए। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। तो ये जो पंक्तियाँ हैं पंत जी की, इसमें पंत जी की मतलब इस कविता में कवि महोदय ने शाम के झुटपुटे में घोंसलों में रहने वाली चिड़ियाओं की चहचहाट की ध्वनि को चित्रित किया है। चाहे तो घोंसले में जो चिड़ियाँ हैं, चाहे उड़ती हुई चिड़िया लौट रही है घोंसलों की ओर, तो उनकी चहचहाट को ध्वनि चित्रित किया है। और सर्वेश्वर दयाल जी ने शाम एक किसान कविता में पहाड़ को किसान के रूप में चित्रित करते हुए किसान की वेशभूषा, किसान के क्रियाकलाप और उनके आसपास के वातावरण को और प्राकृतिक सौंदर्य को, प्राकृतिक दृश्य को चित्रित किया है। ठीक है, समझ में आया। अब है अनुमान और कल्पना। शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे। ये कविता तो है शाम को लेकर के लिखी गई। अब प्रश्न है कि आप अगर सुबह के बारे में अगर कविता आपको लिखनी हो तो आप किन किन चीज़ों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बाकी दोनों ही कविता बहुत ही सुंदर है। ये शाम एक किसान पढ़ी वो भी बहुत सुंदर है, और ये जो चार पंक्तियाँ वो भी बहुत ही सुंदर है। कितनी अनुपम कल्पना कर पाते हैं कवि सर्वेश्वर दयाल जी सक्सेना। पेड़ों के झुंझुने बजने लगे, तो पेड़ों के झुंझुने, सुबह सुबह हवाएं अगर चल रही होती है तो पेड़ों के पत्ते सरसराते हुए से हिलते हैं, या पेड़ों पर जो घोंसलों में पक्षी रहे हुए होते हैं वो भी बोलते हैं। तो दोनों ही बात को आप ले सकते हो कि पेड़ों के झुंझुने बजने लगे, या तो पेड़ों के पत्ते वगैरह हिलने लगे, डालियाँ पत्ते वगैरह हिलने लगे, या पेड़ों पर बैठे हुए जो पक्षी है वे कलरव करने लगे। लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। सूर्योदय होता है तो वही सूरज की लालिमा, आसपास लालिमा होती है, सूरज भी लाल होता है, तो उसको कवि ऐसे कह रहे हैं जैसे लुढ़कती हुई गेंद आ रही है बच्चों को आकर्षित करने के लिए, कि भी छोटे बच्चों के हिसाब से। तो उठ मेरी बेटी सुबह हो गई, कि अब मेरी बेटी उठो सुबह हो गई है, देखो सूरज की लाल गेंद लुढ़कती हुई आ रही है और पेड़ों की झुंझुने बजने लगे। बहुत ही सुंदर भाव है और बहुत ही सुंदर भाषा शैली है। तो अब आपको अगर सुबह के बारे में कविता लिखनी है तो ऐसे ही आप सूर्योदय से पूर्व की लालिमा का चित्रण करेंगे, पक्षियों का कलरव बताएंगे, उसमें सुबह की ठंडी हवा चलती हुई बताएंगे, खुशनुमा वातावरण, सुबह सुबह उठते हैं सब खुश होते हैं, है ना। सुबह का वातावरण ऐसा होता है कि हम अपने आप स्वतः बहुत खुशी हमारे हृदय से फूट रही होती है, तो खुशनुमा वातावरण चित्रित कर सकते हैं। प्रातः भ्रमण करते हुए लोगों का चित्रण कर सकते हैं। घर में दादी नानी के भक्ति गीत का गायन
आप चित्रित कर सकते हैं, क्योंकि घरों में जो दादी नानी होती है या कई लोगों की सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, तो वे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या 5 बजे उठकर जल्दी से नहा धोकर भगवान की प्रार्थना वगैरह भक्ति पूजा करते हैं, तो उनके स्वर गूंजते हुए आप दिखा सकते हैं। तो इससे इन सब के आधार पर इन सब की सहायता लेकर के आप कविता लिख सकते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है भाषा की बात। नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। रेखांकित मतलब जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, रेखा अंकित की गई है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा और सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है, मतलब जिन शब्दों के साथ सी लगा हुआ है या सा लगा हुआ है, तो उन सा और सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, तो चादर सी जो है चादर के साथ लगा हुआ है, और चादर है एक संज्ञा, है ना, चादर संज्ञा शब्द हो गया। और यहाँ सी लगाकर बताया गया है कि भी नदी चादर से, मतलब नदी चादर जैसी, तो यहाँ नदी की उपमा दी है चादर से, नदी को चादर के समान बताया है, और चादर जो शब्द है वह संज्ञा शब्द है। दूसरी पंक्ति है सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, वही गले सा के साथ गल्ला भी संज्ञा है, भेड़ों के गले सा। अंधकार के लिए बताया गया था कविता में कि अंधकार जो एक तरफ पूर्व दिशा में दिखाई दे रहा है, एकदम इकट्ठा सा अंधकार, तो ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों का गल्ला, भेड़ों का झुंड, भेड़ों का समूह बैठा हुआ है। तो गल्ले सा ये भी संज्ञा शब्द गल्ला, और ये भेड़ों के झुंड के लिए उपमा दी गई है कि भेड़ों के झुंड के लिए, अंधकार के लिए उपमा दी गई है कि भेड़ों के झुंड के जैसा अंधकार इकट्ठा हो रहा है। पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, पानी जो हिलता है तो ऐसे लग रहा था जैसे पानी पर्दे की तरह मेरे आसपास, जैसे पर्दा हिलता है तो पर्दे की ही तरह पानी में लहरें उठती है, लहरें आती जाती है, तो ऐसे पानी हिल रहा है, तो उसको भी कवि ने उपमा दी है कि पानी कैसे हिल रहा है, जैसे पर्दा हिलता है वैसे। तो यहाँ पर्दा भी संज्ञा शब्द है, सा जो प्रयुक्त हुआ है संज्ञा शब्द के साथ हुआ है, इसमें पानी को पर्दे की उपमा दी गई है, पानी को पर्दे के समान बताया गया है। पानी में हिलोर उठना या पानी का लहराना जो है, जैसे पर्दा हिलता है लहराता है, उससे उपमा दी गई है। फिर घ मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, मरियल सा कुत्ता, तो यहाँ सा जो शब्द है मरियल संज्ञा नहीं है, बल्कि मरियल जो संज्ञा शब्द है कुत्ता, उसकी विशेषता है कि कुत्ता कैसा है, एकदम दुबला पतला मरियल सा कमजोर सा कुत्ता, है ना, तो ये विशेषण शब्द है, और कुत्ता जो शब्द उसकी विशेषता है मरियल। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, छोटा सा, यहाँ सा शब्द है वो भी छोटा शब्द विशेषण है, और किसका विशेषण है, वो दिल का, कि दिल कैसा है हमारा, छोटा सा। घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया, चिड़िया संज्ञा है और उसकी विशेषता है कि वह नन्ही सी है, छोटी सी है, तो ये जो सी शब्द है वह नन्ही के साथ प्रयुक्त हुआ है, वह विशेषण है। तो इन पंक्तियों में जो ऊपर की 3 पंक्तियाँ, पहली 3 पंक्तियाँ उसमें चादर सी, गल्ले सा, पर्दा सा, इनमें संज्ञा के साथ सा और सी का प्रयोग हुआ है, और नीचे की जो 3 पंक्तियाँ हैं मरियल सा, छोटा सा, नन्ही सी, ये विशेषण शब्दों के साथ सा और सी प्रयुक्त हुए हैं। आपको समझ में आ गए होंगे, है ना, ये सारे शब्द। और अगला प्रश्न है अंतिम, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे, प्रत्येक शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। संदर्भ माने इन शब्दों का प्रयोग आप किस जगह, किस स्थान पर, किस मुद्दे को लेकर प्रयुक्त करना चाहेंगे, प्रत्येक शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। तो शब्दों का जब आपको अर्थ आएगा तब आप उनका प्रयोग कर सकेंगे। औंधी, तो औंधी का अर्थ होता है उल्टा पड़ना या उलट देना किसी चीज़ को, या औंधा रखना, किसी को औंधा रखना, उल्टा रखना, या किसी चीज़ को उलट देना। तो इसके हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बर्तन धोकर औंधे रखे जाते हैं ताकि पानी सूख जाए। शिशु खेलता खेलता औंधा हो गया, तो बर्तन औंधे रखते हैं तो आप जानते ही हैं, और शिशु खेलता खेलता औंधा हो गया। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है जो बिस्तर पर ही लेटा रहता है, तो वो जब खेलता है घुटनों मतलब अपने पैरों से हाथ पैर चलाता है, और जब थोड़ा बड़ा होता है 8-9 महीने का, 6-7 महीने का, तो वह मतलब उस पर हाथ पांव चलाते चलाते बिस्तर पे ही औंधा हो जाता है। तो यहाँ औंधा शब्द का प्रयोग हुआ। बच्चा चलते चलते औंधे मुँह गिर पड़ा, आप चलते चलते उलझ करके
गिर पड़ते हैं तो औंधे मुंह, मतलब वही मुंह उल्टा पड़ जाता है सड़क पे और आप गिर पड़ते हैं। ऐसे ही दूध ले जाते हुए कटोरा औंधा कर दिया। दूध ले जाते किसी कारण से हाथ उलट पुलट हुआ और कटोरा या दूध का जो तपेला है वो औंधा हो गया। तो औंधे का मतलब उल्टा पड़ना या किसी चीज़ को उलट देना या उल्टा रखना। ठीक है। दहक, दहक मने दहकना मने एकदम जलना, तीव्रता से जलती हुई जो आग होती है जिसमें एकदम लाल लाल आग अच्छे से जल रही होती है, उसको तब बोलते हैं हम दहक रही है, आग दहक रही है, जलती हुई आग। तो चूल्हे में आग दहक रही थी। और इसका एक अर्थ हो सकता है जैसे दहकना मतलब दिल जलता है, हमारा दिल दहकता है, दिल में कोई क्रोध या कोई भावना होती है तब एकदम दिल जल रहा है, जलता हुआ दिल जैसे। तो भारतीय सैनिकों का हृदय शत्रु के प्रति दहक रहा था। ठीक है, दहकना है ना। सिमटा, सिमटा का अर्थ होगा सिकुड़ कर बैठना या संकुचित होना, छोटा हो जाना। तो नई नवेली दुल्हन सिमटी सी बैठी थी। तो नई नवेली दुल्हन जो होती है एकदम सिमट करके सिकुड़ करके बैठती है, संकुचित से होकर के। और संकुचित होना ही इसके अर्थ यही होंगे, छोटा हो जाना। विभिन्न आविष्कारों और तकनीकों से दुनिया सिमट कर जैसे हमारे हाथ में आ गई। आ रही बात समझ में? एक मोबाइल, एक टैबलेट, इसी से आप सारे दुनिया जहान की जानकारी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्या चीज़ है जो आप नहीं जान सकते, न पा सकते हो, तो इसके लिए भी आप कह सकते हैं कि इस वजह से आपके मोबाइल हाथ में है तो जैसे मोबाइल में पूरी दुनिया सिमट करके आपके हाथ में आ गई। ठीक है, आई समझ में? आपको वीडियो पसंद आया होगा, बिल्कुल पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। और परसों से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद।